हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आरएनए। उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे तो आरएनए टू टाइप्स के होते हैं, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए में तो अगर किसी भी जीव में डीएनए एब्सेंट होता है तो उसमें जेनेटिक का कार्य कौन करता है? आरएनए करता है। अगर जिन जीवों में डीएनए प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है तो उसमें डीएनए जेनेटिक का कार्य करता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। हमने पिछले वीडियो में नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में चर्चा की थी। आज हम नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में बात करेंगे। नॉन जेनेटिक आरएनए ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एमआरएनए, सेकंड होता है आरआरएनए और थर्ड होता है टीआरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए का कार्य क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करना। नॉन जेनेटिक आरएनए जिन जीवों में पाया जाता है उनमें डीएनए पाया जाता है और ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं और एक टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं। आज हम इनमें एमआरएनए के बारे में जानेंगे। एमआरएनए जैकब मोनार्ड नामक 2 वैज्ञानिकों ने नाम दिया। अब एमआरएनए क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड होते हैं और ये अघुलनशील होते हैं, यानी कि इनसोल्यूबल होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, लंबे होते हैं, धागे नुमा होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? धागे नुमा। और अगर इसकी मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो ये 5 लाख से लेके 10 लाख डाल्टन तक इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। एमआरएनए टोटल आरएनए का ये 5 से लेके 10% होता है। इनका जीवन काल अल्प होता है, अल्प और अर्थात ये अस्थायी होते। अब इनका सिंथेसिस कैसे होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक सेकंड है, इसमें यूरेसिल की जगह थायमिन की जगह, यानी डीएनए में थायमिन पाया जाता है जो पिरिमिडिन नाइट्रोजनी बेस होता है। थायमिन के जगह यूरेसिल पाया जाता है और यूरेसिल आरएनए में पाया जाना सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछ लेते हैं कि आरएनए में निम्न सार पाई जाती है तो कौन सी आ जाती है? यूरेसिल आ जाती है, या फिर डीएनए में एब्सेंट होती है, यूरेसिल एब्सेंट होती है। एमआरएनए का सिंथेसिस। एमआरएनए का सिंथेसिस किस में होता है? केंद्रक में होता है। और सिंथेसिस के बाद ये कहाँ चला जाता है? साइटोप्लाज्म में जाने के बाद राइबोसोम से अटैच हो जाता है। राइबोसोम से अटैच होने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद इनका विघटन हो जाता है, यानी कि ये अस्थायी होते हैं।
अल्पकालिक होते हैं। जैसे ही mRNA का निर्माण केंद्रक में हुआ, केंद्रक में होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद राइबोसोम से अटैच हो जाते हैं और राइबोसोम से जुड़ने के बाद प्रोटीन का संबंधित प्रोटीन निर्माण होता है और उसके बाद विघटन हो जाता है। mRNA RNA पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। इनका सिंथेसिस RNA पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। इससे पहले क्या, जैसे DNA से क्या बनता है, RNA बनता है और RNA से क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब जब DNA से RNA बनता है उसको अनुलेखन कहते हैं, उस प्रोसेस को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब RNA से प्रोटीन बनता है तो उसको क्या कहेंगे, अनुवादन, ट्रांसलेशन। कई बार पूछ लेते हैं जब RNA से प्रोटीन बनता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, अनुवादन की प्रोसेस होती है। और DNA से, उससे पहले DNA से HNRNA बनता है, HNRNA बनता है। HN का फुल फॉर्म क्या होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। हेट्रोजीनस RNA से mRNA का निर्माण होता है, mRNA का निर्माण होता है। इसीलिए HNRNA को mRNA का पूर्वगामी कहते हैं, mRNA का पूर्वगामी कहते हैं। HNRNA के दो भाग होते हैं, एक्सोन, दूसरा इंट्रोन। एक्सोन क्या होता है, एक्टिव होता है और इंट्रोन इनएक्टिव। और एक्सोन के पास आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, आनुवंशिक सूचनाएं होती है। जब HN से mRNA बनता है तो इंट्रोन्स भाग को हटा दिया जाता है, तो इंट्रोन्स को हटाना क्या कहलाता है, RNA स्पाइलाइजिंग की प्रोसेस कहलाती है। इंट्रोन्स को हटाना ही RNA स्पाइलाइजिंग प्रोसेस कहलाती है। अब हम इसके कार्य देख लेते हैं कि mRNA का कार्य क्या होता है। mRNA जेनेटिक, mRNA क्रोमोजोमल DNA से जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले सिग्नल्स को पहुंचाता है। इस mRNA का कार्य होता है क्रोमोजोमल DNA के से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले सिग्नल्स को पहुंचाना। ये तो हो गया mRNA की बात। अब हम rRNA की बात करते हैं।
rRNA। rRNA इसको राइबोसोमल RNA कहा जाता है। ये अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं और मॉलिक्यूलर वेट इनका मॉलिक्यूलर वेट में ये भारी होते हैं, हैवी होते हैं। ये स्थायी होते हैं, यानी कि जीवन काल इनका दीर्घ होता है, लंबा होता है। और ये rRNA राइबोसोम में न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं, प्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं, प्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें साइटोसिन व गवानिन की मात्रा अधिक होती है। सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। और केंद्रिक में इनका सिंथेसिस होता है और आरएनए पोलीमरेज फर्स्ट एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट की प्रेजेंस में इनका निर्माण होता है और केंद्रिका में इनका निर्माण होता है। आरआरएनए राइबोसोम की उप इकाइयों में पाया जाता है। अब राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं। 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और सेकंड है 80S राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। 70S 2 सब यूनिट्स में पाया जाता है, 30S और 50S। 80S में 2 सब यूनिट में पाया जाता है, 40S और 60S। 30S में 16R RNA 16S RNA प्रेजेंट होता है और 50 में 23S RNA प्रेजेंट होता है और 5S RNA प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार 40S में 18S RNA प्रेजेंट होता है और 60S में 28S RNA प्रेजेंट होता है और सेकंड होता है 5S RNA और थर्ड इसका होता है
5.8S rRNA। ये RNA राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। इसके कार्य की बात करें ये rRNA राइबोसोम के घटक होते हैं, राइबोसोम के घटक होते हैं। और राइबोसोम प्रोटीन के घटक होते हैं, प्रोटीन के घटक होते हैं। कार्य की बात की जाए तो rRNA mRNA को राइबोसोम से जोड़ते हैं, राइबोसोम से जोड़ते हैं। जैसे ही प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, जैसे ही प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो ये उन्हें mRNA को वहां से हटाने का कार्य करते हैं, हटाने का कार्य करते हैं। यहां सिर्फ mRNA को डायरेक्शन कौन दे रहा है? RNA। सबसे पहले राइबोसोम से जोड़ना और राइबोसोम से हटाना दोनों ही कार्य rRNA के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है tRNA। इसे घुलनशील RNA, घुलनशील RNA, एडेप्टर RNA और एडेप्टर RNA क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया। थर्ड है इसको ट्रांसफर RNA, ट्रांसफर या स्थानांतरण RNA भी कहा जाता है। ये इनका मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट 25,000 से लेकर 40,000 डाल्टन तक होता है। क्योंकि इनका वेट, मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है और ये छोटे अणु होते हैं, छोटे अणु होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, बट सिंगल स्ट्रैंड को अधिक फोल्डिंग होने के कारण ये डबल स्ट्रैंड दिखाई देते हैं। और सोल्यूबल आयरन, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो होले नामक वैज्ञानिक ने एक अणु tRNA के एक न्यूक्लियोटाइड का विस्तृत अध्ययन यानी कि गहनता से स्टडी की और एक मॉडल जिसको क्लोवर लीफ मॉडल नाम दिया। और इस मॉडल की संरचना मेथी के पत्ते जैसी होती है, इसी कारण इसको क्लोवर लीफ मॉडल नाम दिया।
टीआरएनए 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ये बहुत ही, इसकी संरचना बहुत ही छोटी होती है और ये 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। ये है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, बट इसमें फोल्डिंग अधिक होने के कारण ये डबल स्ट्रैंड दिखाई देते हैं। ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट होते हैं, स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं। टीआरएनए 20 टाइप्स के होते हैं, 20 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि 20 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं, 20 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं। तो इनमें टीआरएनए पे एंटीकोडोन प्रेजेंट होता है और एमआरएनए पे कोडोन प्रेजेंट होते हैं। टीआरएनए 20 टाइप्स के एमिनो एसिडों को कोडित करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम ये अमीनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड से होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। एंड 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स को एक्टिव करता है, क्योंकि अमीनो एसिड होते हैं वो साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव अवस्था में पड़े रहते हैं और ये टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस जब करता है तो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड को एक्टिव करता है और एक्टिव करके उनको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेके आता है। बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, ACC3 और इसको राइबोसोम अभिज्ञान स्थल कहते हैं।
और इस पे एंटीकोडोन प्रेजेंट होते हैं, ये mRNA, और इसको एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट और जो टीआरएनए की ये साइड राइबोसोम अभिज्ञान स्थल क्या करता है, राइबोसोम की बड़ी यूनिट से जुड़ता है और राइबोसोम की पहचान करता है। टीआरएनए की इसको क्या कहेंगे, एंटीकोडोन साइट, जो कोडोन को एमआरएनए तक लेकर आती है। और जैसे ही एमआरएनए पे कोडोन, इस पे जो एंटीकोडोन होगा, जैसे एंटीकोडोन यूएसी होगा तो इसका कोडोन कौन सा आएगा, ACU। इसको इनिएशन कोडोन भी कहा जाता है। यूरेसिल ए से जुड़ता है, AUG को इनिएशन कोडोन कहा जाता है, क्योंकि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो AUG से प्रारंभ होता है। एमिनो एसाइल सिंथेटिक बाइंडिंग साइट क्या करती है, ये एंजाइम एमिनो एसिड्स को एक्टिव करते हैं। और जैसे ही यहाँ जो कोडोन आएगा उसके अनुसार एमिनो एसिड 3 सिरे पे एमिनो एसिड का कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट कहेंगे। इस पे वो एमिनो एसिड बाइंड होगा, यहाँ जो कोडोन होगा उसके अकॉर्डिंग ही 3 सिरे पे एमिनो एसिड बाइंड होगा। और 3 सिरे पर ACC जो क्रम होता है, ACC क्रम अगर टीआरएनए पे प्रेजेंट होता है तो ये क्या होता है, एक्टिव होता है, और अगर ये नहीं प्रेजेंट होता है तो ये इनएक्टिव होता है। ये क्लोवरलीफ मॉडल होले नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और 1966 में ईस्ट के एलेनिन टीआरएनए का अध्ययन किया था 1966 में, और इसको एक क्लोवरलीफ की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये अपनी जो मेथी होती है उसकी लीफ के जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। टीआरएनए के कार्य ये क्या करता है, एमिनो एसिड को एक्टिव करता है, और एमआरएनए तक ले जाता है। अब इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, प्रोटीन निर्माण करना। ये तो थे हमारे नॉन जेनेटिक आरएनए के टाइप्स थे, जो एमआरएनए सबसे ज़्यादा
जैसे ये आरएनए का 10% तक होता है, और टीआरएनए क्या होता है 10 से 20% तक होता है। आरएनए के 80% भाग को कवर करता है। ये तो हमारे थे आरएनए के टाइप्स थे जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, और उनका जीवन काल कितना होता है, छोटा। जैसे आरएनए का जीवन काल लंबा होता है, टीआरएनए और एमआरएनए का छोटा होता है। स्टूडेंट्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिले। थैंक्स।